नमस्कार, बिहार की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मैशर आलम और आप देख रहे हैं केएनई बिहार। आज तारीख है 30 जून 2026। आज की इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें जो सीधे जुड़ी है आपके शहर, आपके जिले और आपके गांव से। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर खबर है खास। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ईरान में खामेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल अता हसनैन। पीएमओ ने लोक भवन को भेजा लेटर। भारत नेपाल सीमा पर 70 बकरियां जब्त। किशनगंज में नेपाली समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। 3 ऑटो 3 बाइक जब्त। एसएसबी ने रैकेट का किया खुलासा। किशनगंज में बंद घर में लाखों की चूड़ी, ज्वेलरी और कैश ले गए चोर। सिल्लीगुड़ी गए हुए थे परिवार वाले। किशनगंज में बंगाल से आ रहा खनिज लदा डंपर पकड़ा, बिना ट्रांजिट पास, नंबर प्लेट भी गायब। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पटना के वेयर हाउस में आग, 20 फीट ऊंची लपटे। जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर घुसी टीम। फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने पाया काबू। भारत नेपाल बॉर्डर पर 4 लाख नेपाली रुपए जब्त। पुलिस एसएसबी ने नेपाल और किशनगंज के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस की छात्रों की गूंज अभियान आज से होगी शुरू। कोचिंग संस्थानों में कांग्रेस करेगी कैंपेन। कन्हैया कुमार बोले, छात्रों के परिवारों की पीड़ा संघर्ष लाएंगे सामने। कटिहार के हसनगंज पहुंचे भाजपा मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी। दिवंगत प्रशांत कुमार झा को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को ढांढस बंधाया। किशनगंज को मिले नए कर अधिकारी। राज्य कर संयुक्त आयुक्त समेत 3 अधिकारियों की तैनाती। तबादलों से राजस्व व्यवस्था होगी मजबूत। कटिहार में बुलडोजर से हटाया अतिक्रमण। सिंगल यूज प्लास्टिक पर छापेमारी। 4 घंटे के अभियान में 56,000 जुर्माना वसूला। कटिहार में खोजिया टीम ने जीती लाठी खेल कंपटीशन। बिहार बंगाल की 12 टीमों ने लिया हिस्सा। 20,000 कैश और अलमारी इनाम। कटिहार में मंत्री बोले, सरकार पंचायत विकास के लिए प्रतिबद्ध। विकास दिवस में शामिल अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। राजेंद्र तोसनीवाला को मिला शिक्षा भूषण भामाशाह सम्मान। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए किया सम्मानित। किशनगंज से संदिग्ध परीक्षार्थी को सहरसा पुलिस ले गई। सिपाही भर्ती परीक्षा में सोलवर गैंग से लिंक के शक में कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा। नितिन गडकरी से मिलेंगे। 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्र से फंड की भी करेंगे मांग। किशनगंज में स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 8.5 जीएम मादक पदार्थ पकड़ा। एसपी के निर्देश पर यह हुई कार्रवाई। किशनगंज में अंतरजातीय 3 तस्कर गिरफ्तार। 3 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त। रामपुर चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर पकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का 5 देश रत्न मार्ग में गृह प्रवेश। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा में शामिल हुए। किशनगंज में घर से निकली नाबालिग लापता। परिजनों ने एक युवक पर भगाने का आरोप लगाया। पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सोलवर गैंग की आशंका। व्हाट्सएप चैट के आधार पर एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। एडमिट कार्ड प्रश्नों को हल कराने संबंधी संकेत मिले। पटना के पालीगंज व्यवहार न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन। पटना एचसी के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने किया शुभारंभ। जायजा भी लिया। दोस्तों, पटना मेट्रो की सेवा मलाही पकड़ी तक 2 जुलाई को चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अधिकारियों के साथ पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस परियोजना के सभी चरणों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो निर्माण के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए बेहतर ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए। निर्माण वाले इलाकों में जाम की समस्या को देखते हुए पहले से व्यवस्था करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेट्रो निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
दोस्तों, ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। वे 3 जुलाई को तेहरान के लिए रवाना होंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने खामेनी के राजकीय संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल सैयद अता हसनैन को पत्र भेजा है। राज्यपाल सचिवालय की एक अधिकारी ने बताया कि पीएमओ के उप सचिव डॉक्टर विपिन कुमार के हस्ताक्षर से बिहार लोक भवन को पत्र प्राप्त हुआ है। खामेनी के अमेरिकी इजरायली संयुक्त हमलों के दौरान 28 फरवरी 2026 को मौत हो गई थी। उनकी याद में ईरान में 4 से 9 जुलाई तक सप्ताह भर चलने वाला राजकीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र भी मौजूद रहे। गडकरी के आवास पर सोमवार शाम हाई लेवल बैठक हुई। इस दौरान बिहार में रोड कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में राज्य के अंदर विभिन्न हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर सहमति बनाई गई। सम्राट चौधरी सोमवार दोपहर को दिल्ली पहुंचे थे। रात में उनके आवास पटना लौटने का कार्यक्रम है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बिहार की रोड कनेक्टिविटी को नई गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य में विभिन्न नेशनल हाईवे एवं प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र और विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर चर्चा तेज है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए आज अंतिम तारीख दे दी। 29 जून को अंतिम तारीख दे दी थी, लेकिन फिलहाल बंगला खाली होने की संभावना कम नजर आ रही है। राबड़ी देवी की ओर से विभाग से आवंटन के समय मिले सरकारी सामानों की आधिकारिक सूची मांगी गई है। उनका कहना है कि सूची का मिलान होने के बाद ही आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी वजह से अब 5 जुलाई तक समय बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस तारीख का संबंध आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस से भी जोड़ा जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार 29 जून को आवास खाली किया जाना था। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार 20 जून 2026 को मीडिया से बातचीत में चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी कुछ अपडेट दिया। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में निर्वाचन आयोग के निर्देशन में पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां चल रही हैं। सभी जगहों पर जनसंख्या का प्रकाशन किया गया है। इसके बाद रोस्टर के निर्माण को लेकर भी निर्वाचन आयोग के निर्देशन में काम चलेगा। ईवीएम के रखरखाव की तैयारियां या बाकी जो भी अन्य तैयारी है विभाग के स्तर से निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में दीपक प्रकाश ने कहा कि जो कुछ भी काम होना है निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 साल हुए हैं। इस बार आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। बाकी जो चुनाव से संबंधित लोगों के सामान्यतः सवाल होते हैं तो सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर में चुनाव का काम पूरा हुआ था, तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार भी चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि 30 जून को बिहार के कई जिलों में मौसम बहुत खराब रह सकता है। इस दिन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी और भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 जुलाई को बिहार के कई जिलों में मौसम खराब रह सकता है। इस दिन मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में 1.5 किलोग्राम हेरोइन जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ, 4 मोबाइल फोन और 99,500 रुपए नकद बरामद किए गए। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी की गई है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप किशनगंज लाई जा रही है। सूचना के सत्यापन कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 खुसरू सिराज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में जिला सूचना इकाई एवं नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और किशनगंज थाना की पुलिस को शामिल किया गया।
दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोमवार को अपने नए सरकारी आवास 5 देश रतन मार्ग में गृह प्रवेश के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी लोक सेवक आवास पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कराई। राजधानी पटना में दोनों प्रमुख सरकारी आवासों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि 5 देश रतन मार्ग का सरकारी बंगला आवंटित हुआ है, इसलिए गृह प्रवेश की पूजा कराई गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वे इसी बंगले में रहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी रहेंगे। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी रहने की ओर था। दोस्तों, बिहार के शिवहर जिले के तरी यानी छपरा थाना क्षेत्र के सिरहा टोला गांव में रविवार को एक हृदय विदारक हादसा हो गया। यहां घरेलू गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास के 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, वहीं 2 की हालात नाजुक बनी हुई है। आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक घर में अचानक सिलेंडर में तेज धमाका हुआ और आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को घर से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलने पर दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। दोस्तों, बिहार के सारण जिले में शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा योजना एवं लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ अजीत अमर के मामले की जांच कर रही 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। वहीं अब रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य शिक्षा विभाग भेज दिया गया है। जाँच रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के अनुसार अजीत अमर ने करीब 32 महीने के कार्यकाल के दौरान वेतन के रूप में लगभग 27 लाख रुपए प्राप्त किए। वहीं इसी अवधि में उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन दर्ज होने की भी बात सामने आई है। इन आंकड़ों के बाद जांच समिति ने वेतन और बैंक ट्रांजैक्शन के बीच बड़े अंतर को गंभीरता से लेते हुए इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई है। दोस्तों, पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि गांव के समग्र विकास के लिए पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि विकास, पारदर्शिता, सेवा वितरण और जन भागीदारी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन एवं AI आधारित ऑडिट पोर्टल के शुभारंभ को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत बिहार में पंचायतों को अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और जनहित से बनाने के उद्देश्य से पंचायत विकास दिवस की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि अब गांव के विकास को पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता, व्यवस्था और जन सहभागिता से जोड़ना समय की जरूरत है। इससे योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को नई मजबूती मिलेगी। दोस्तों, बिहार में जिले में मानसून की अनिश्चितता और धीमी रफ्तार ने खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। अधिकांश किसानों ने खेतों की जुताई पूरी कर ली है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में नमी का अभाव है, जिसके कारण धान का बिचरा तैयार नहीं हो पा रहा है। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समय रहते रोपनी न होने पर खरीफ फसलों के उत्पादन पर गहरा विपरीत असर पड़ने की पूरी आशंका है। जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने बताया कि हर साल इस समय तक धान का बिचरा तैयार होकर रोपनी की तैयारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कमजोर मानसून ने पूरी लय बिगाड़ दी है। किसानों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बीज, खाद, डीजल और खेत जुताई पर उन्होंने खर्च तो कर दिया है, लेकिन बारिश न होने से सारी तैयारियां अधूरी पड़ी हुई है। केवल धान ही नहीं बल्कि मक्का और मूंग जैसी अन्य महत्वपूर्ण खरीफ फसलें भी पर्याप्त वर्षा के अभाव में सूख रही है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की सुस्ती और लेट लतीफी के रवैये के खिलाफ बिहार के लाखों अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार ने सोमवार को एक वीडियो जारी कर सीधे आयोग और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि महीनों और सालों बीत जाने के बाद भी आयोग द्वारा परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान न करना राज्य के युवाओं के साथ घोर अन्याय है। छात्र नेता ने लाखों अभ्यर्थियों के हित में द्वितीय, इंटर स्तरीय, चतुर्थ, स्नातक स्तरीय और
प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी BSO की परीक्षाओं का शेड्यूल अविलंब घोषित करने की पुरजोर मांग की है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली का विज्ञापन 27 सितंबर 2023 को निकाला गया था। शुरुआत में यह बहाली 11,098 सीटों के लिए आई थी, जो बाद में बढ़कर 26,426 हो गई। इस परीक्षा के लिए राज्य भर से 36 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि करीब 34 महीने का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आयोग अब तक इसके प्रारंभिक परीक्षा PT की तिथि तक घोषित नहीं कर सका है, जिससे छात्र मानसिक तनाव झेलने को मजबूर है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और सरकार में बैठे शीर्ष पदस्थ लोग आंखें मूंदे हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी है उन सबके संरक्षक खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का खजाना पहले से ही पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है और उस पर से इन भ्रष्ट तत्वों को खुली छूट दे दी गई है। भ्रष्टाचारी लोग राज्य सरकार के इसी सीमित खजाने को दिन रात लूटकर अपनी जेबें गर्म करने में मशरूफ है, जिससे सूबे का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ खिलवाड़ किए जाने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पहले मध्याह्न भोजन योजना MDM और अब पिछले 3 वर्षों से स्कूलों में साफ सफाई के लिए चलाई जा रही हाउस कीपिंग योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता बढ़ती जा रही है। जिले में भ्रष्ट अधिकारियों और चयनित एजेंसियों की कथित सांठ-गांठ के कारण धरातल पर स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। करोड़ों रुपए के इस खेल के कारण जहां एक और बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर काम करने वाले गरीब सफाई कर्मियों का खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यह आरोप जनसुराज पार्टी की ओर से लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सोमवार को जनसुराज के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विभाग भ्रष्टाचार की कई कड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि टेंडर के समय रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कई बड़े मानक तय किए गए थे, लेकिन चुनी गई एजेंसियां धरातल पर एक भी नियम का प्लान नहीं कर रही है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी हर महीने नियमों की अनदेखी कर एजेंसियों को लाखों रुपए का भुगतान कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे SIR को शुरू हुए 1 साल हो गए हैं। इन 1 सालों में SIR के जरिए देश के 13 राज्यों में करीब 6 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। जिन लोगों के SIR में नाम हटाए गए हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वे बड़े राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कटौती की गई है। इसकी वजह से बिहार में लाखों लोगों का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से भी कट गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम आने के चलते किसी का पासपोर्ट रुक गया है। आइए डिटेल में समझते हैं कि SIR से किस राज्य में कितने लोगों के नाम कटे हैं और कहां क्या क्या परेशानी लोगों को हो रही है। जी हां, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 24 जून को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू किया गया था। इस प्रक्रिया के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जरूरी दस्तावेजों की कमी का हवाला देकर बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। इसके बाद जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से सही माना। दोस्तों, RJD सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार और वरिष्ठ IAS अधिकारी आनंद किशोर पर कई आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि बिहार के शिक्षा विभाग में पिछले कई सालों से बहुत बड़े लेवल पर घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने आनंद किशोर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह सबसे बड़े माफिया है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के साथ साथ घोटालों का पूरा नेटवर्क खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सांसद ने पिछले 10 सालों में हुई परीक्षाओं की धांधली और टोपर घोटालों को भी इसी का हिस्सा बताया है। सांसद सुधाकर सिंह ने विवादों में चल रहे रिशुश्री मामले का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि रिशुश्री को सबसे पहले सरकारी टेंडर दिलाने का काम आनंद किशोर ने ही किया था। इसी टेंडर के बाद से शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी शुरू हुई। सांसद ने इन आरोपों से जुड़ा कोई भी दस्तावेज अभी पब्लिक के सामने नहीं रखा है।
पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में 47 अपराधी गिरफ्तार, हथियार, शराब और गांजा बरामद, अलग अलग संगीन मामलों में हुई गिरफ्तारी। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना में अपराध नियंत्रण और शातिर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस लगातार मुस्तैद है। इसी कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कार्यालय पटना द्वारा पिछले 24 घंटों में की गई व्यापक प्रशासनिक कार्रवाई का विवरण साझा किया गया है। सिटी एसपी वेस्ट क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस टीमों ने अलग अलग थानों में सघन छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाकर कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गिरफ्तार किए गए अपराधियों में सबसे अधिक 37 आरोपी विविध अन्य मामलों से जुड़े हैं। इसके अलावा समाज में दहशत फैलाने और जानलेवा हमला करने वाले हत्या के प्रयास मामले में 4 आरोपियों को दबोचा गया है। वहीं अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत एक अपराधी और नशे के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही चोरी के मामले में भी एक आरोपी को जेल भेजा गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए बांटे जाने को रिश्वत बताए जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव जीतने के लिए यह पैसा दिया गया और इसे अब शमशान घाटों से वसूला जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कुछ नेता बिना सोचे समझे बयान देने के आदी हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे नेता मुद्दा विहीन और विकास की चर्चा करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी करते हैं। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में सरकार गरीबों के कल्याण और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। ऐसे में इस तरह के उटपटांग बयान देना उचित नहीं है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बीच नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर रहे एक ट्रक से करीब 17 लाख रुपए की मूल्य की प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद की है। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मामले में उत्पाद विभाग तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गया है। उत्पाद निरीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार को उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों की सघन जाँच की जा रही थी। इसी सघन जाँच में पकड़ा गया है। नालंदा जिले में बनेगा 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क, उद्योग मंत्री से मिले विधायक रुहेल रंजन। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, लेकिन भागलपुर सहित पटना और गया जैसे कई इलाके अब भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। बादल आते हैं, मंडराते हैं, गरजते और चमकते हैं और बिना बरसे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों के बीच एक ही सवाल तैर रहा है, आखिर इन शहरों से मानसून क्यों रूठ गया? भारत मौसम विज्ञान विभाग भागलपुर केंद्र के विज्ञानी अनुपम नाहर की माने तो इसके पीछे कई मौसम वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मानसून द्रोणी का अधिक सक्रिय भाग उत्तर एवं उत्तर पूर्व बिहार के समीप बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण उन क्षेत्रों में निचले स्तर की हवाओं का मिलन अधिक प्रभावी है, जिससे संवहनीय गतिविधियां तेजी से विकसित हो रही है और अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। दोस्तों, भरत तिवारी इनकाउंटर केस की जानकारी अब राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए 24 जून को ईमेल किया था। उस याचिका पर आज सोमवार संज्ञान लिया गया है और बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कार्रवाई की जानकारी याचिकाकर्ताओं को भी देने को कहा गया है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज को बताया कि भरत तिवारी केस में एफआईआर के बाद मैंने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में यह कहा कि भरत तिवारी केस में जिस व्यक्ति का नाम है, जैसे एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष और एसटीएफ के जवान है, यानी जिनका नाम एफआईआर में है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। दोस्तों, राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों को चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ये घोषणा राजधानी के दरियापुर भट्टी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान की। कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार के 5 जोन में 11 लेवल 3 और 5 लेवल 2 ट्रामा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एलएनजीपी अस्पताल में 400 बेड का नया अस्पताल स्थापित किया जाएगा।